Hello everyone. Today we will discuss the chapter Resources and Development of Social Science of class 10th. As you see, resources and development are both interlinked with each other. Means resources cannot be fully utilized without development and development cannot take place without utilization of resources. So रिसोर्सेज कभी भी पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं किए जा सकते जब तक किसी देश में डेवलपमेंट नहीं है और डेवलपमेंट कभी संभव हो ही नहीं सकती अगर किसी देश में रिसोर्सेज की कमी है। तो हम इसी एस्पेक्ट्स के साथ ये चैप्टर का शुरुआत करेंगे और हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्सेज डेवलपमेंट से किस तरीके से रिलेटेड होती है और इन दोनों के कनेक्शन में सबसे मेन रोल किसका रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज रिसोर्सेज। Resources are found in our surroundings. अगर मैं बात करता हूं हमारी सराउंडिंग्स में हमें रिसोर्सेज दिखाई देते हैं which satisfied human wants. It is quite simple. ये बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है कि जो हमारी सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। बट दिस इज नॉट ए कंप्लीट डेफिनेशन। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। रिसोर्सेज की डेफिनेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अगर आप उसको ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स की नजर से देखोगे तो उसकी डेफिनेशन में 3 एस्पेक्ट मस्ट होने चाहिए एंड दीज 3 एस्पेक्ट्स आर नंबर 1 टेक्नोलॉजिकल accessibility, number 2 cultural acceptance, number 3 economic feasible। अभी मैं तीनों टर्म्स को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले तीन टर्म्स को पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, कल्चरल एक्सेप्टेंस होना चाहिए और इकोनॉमिक फीजिबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी का मतलब है मींस फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तो आप किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, रिसोर्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपको टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। तो आपके पास टेक्नोलॉजी का होना बहुत ही मस्ट है। और सेकंड है आपका इकोनॉमिकल फिजिबल, मीन्स इकोनॉमी कंट्री की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मीन्स वो माइनिंग वगैरह, फॉर एग्जांपल अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त रूप से पैसा होना बहुत ही आवश्यक है, अदरवाइज आप रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कल्चरल एक्सेप्टेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ये थोड़ा सा इन दोनों से डिफरेंस है। कल्चरल एक्सेप्टेंस मीन्स जब किसी रिसोर्स को कोई यूटिलाइज करता है, वो उसकी यूटिलाइजेशन करता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन तो हो जाता है, लेकिन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है या उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ये टोटली बेस्ड आपका सोसाइटी के ऊपर ही करता है। अगर कोई आपने किसी रिसोर्स का यूटिलाइज किया और वो आपकी सराउंडिंग से और वो आपकी जो आपकी सोसाइटी है, कम्युनिटी है, या आप अपने नेशन को पूरी कम्युनिटी मान रहे हैं, उसको वो अफेक्ट करता है, तो इसका मतलब कल्चरल एक्सेप्टेंस वहां पे नहीं है और हम उसको रिसोर्स नहीं बोल सकते। इसके लिए आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल if कोई कंट्री अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करती है, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने से उसने तो अपनी सेटिस्फेक्शन को कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, लेकिन ये उस दूसरे देश जिस देश के ऊपर उसने आक्रमण किया है वहां के लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो वही कल्चरल एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, तो इसे कंट्री का क्या हो जाएगा, वो रिसोर्स नहीं माना जाएगा। दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल जैसे हम बल्ब में पहले फिलामेंट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जैसे CFL आई है तो अब लोगों ने बल्ब की जगह CFL का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। मींस जो फिलामेंट था, जो बल्ब था, उसका कल्चरल एक्सेप्टेंस अब खत्म हो गया, तो इसका मतलब उसका रिसोर्स का आना भी खत्म हो गया और वो रिसोर्स भी हमारा चला गया। इसका मतलब उसका कल्चरल एक्सेप्टेंस अब यूज में नहीं है। तो इस तरीके से अगर रिसोर्स की डेफिनेशन को आपको कंप्लीट करना है तो आपको 3 एस्पेक्ट्स का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 इज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी,
नंबर 2 इज कल्चरल एक्सेप्टेंस, नंबर 3 इज इकोनॉमिकल फिजिबल। ये आपके 3 एस्पेक्ट होने चाहिए। उसके बाद आपकी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अब आप बोल सकते हो एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग, everything in our surrounding everything in our surrounding provided that provided that provided that technological accessibility, economic feasible and cultural acceptance, ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपकी क्या हो जाती है, आपकी कंप्लीट हो जाती है। नाउ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्यों, व्हाई डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों होती है किसी देश को। डेवलपमेंट से किसी भी देश के नगर के लोगों की जो लाइफ की क्वालिटी है उसकी क्वालिटी को एनहेंस करता है, सो दैट एवरी कंट्री अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहती है ताकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे और उनके लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो। यू कैन टेक द एग्जांपल जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज होती है जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम होते हैं तो वो होती अंडर डेवलप्ड होती हैं, तो अंडर डेवलप्ड होती है तो रिसोर्सेज भी कम होते हैं और रिसोर्सेज कम होते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होती है। तो ये बात हम कह सकते हैं रिसोर्सेज वो जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, इकोनॉमिक ग्रोथ के। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझने की है कि रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बीच में एक पॉइंट होता है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, जो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्योंकि रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज और सॉरी रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बीच में अगर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होगा, अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं आएगा तो फिर इस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कोई भी नहीं कर पाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का होना भी बहुत आवश्यक होता है। दैट्स वाई जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अब प्राइमरी के बाद सेकेंडरी के बाद अब टर्सरी जो सेक्टर है जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है सर्विस सेक्टर से उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि बच्चों की स्टार्टिंग से ही जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं उनकी स्किल्स को बढ़ाया जा सके, ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा बनाया जा सके। इसलिए वो आईटी सेक्टर जो होता है, जो कम्युनिकेशन सेक्टर है, जो डेवलपमेंट कंट्री उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, वहां पे सबसे ज्यादा पैसा उनका खर्च हो रहा है। ऐसे ही अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करेंगे, अंडर डेवलप्ड कंट्री में प्राइमरी एक्टिविटीज पर ज्यादा प्रधानता होगी। अगर हम सेकेंडरी एक्टिविटी बात करेंगे तो डेवलपिंग, जैसे हम डेवलपिंग नेशन है तो यहाँ पे हम बहुत करते हैं, हमारा सर्विस सेक्टर भी साथ साथ चल रहा है और उसके पीछे हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री सेक्टर भी साथ साथ चल रहा है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री, फॉर एग्जाम्पल जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री है या यूएसए वो डेवलप्ड कंट्री है, अब यूएसए जैसी कंट्री है या जापान जैसी कंट्री है, अब उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो इनकम है वो सबसे ज्यादा टर्सरी सेक्टर से आ रही है क्योंकि वो अपना एनहेंस किसको करना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को एनहेंस करना चाहते हैं ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस किया जा सके। तो अब यहाँ से हमने जो बातें सीखी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ बेटा। यहाँ से हमने एक तो रिसोर्स को सीखा कि रिसोर्स किसे कहते हैं, रिसोर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, रिसोर्स को करने के लिए कौन सी 3 कंडीशन मस्ट रिक्वायर्ड है, और दूसरा पढ़ा रिसोर्स और डेवलपमेंट के बीच में जो इंटरलिंक है उस इंटरलिंक को कंप्लीट कौन करता है, वो करता है ह्यूमन रिसोर्स करता है। और फोर्थ बात हमने ये पढ़ी रिसोर्स और डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन से कार्य करते हैं। मीन्स डेवलपमेंट इट डज नॉट टेक प्लेस विदाउट रिसोर्सेज और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन नॉट fully utilization of resources cannot take place without a development country. These are the aspect. अब हम आगे चलते हैं। अगर डेफिनेशन आपने अच्छे से यहाँ से सीखी है तो आगे डेफिनेशन एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, और एक बात हो हम डेफिनेशन को कभी भी एक साथ नहीं पढ़ेंगे, उसको हमेशा ना ब्रेक करके पढ़ना चाहिए तो आपको बहुत अच्छे से लर्न होगी, आप उसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। सबसे पहली बात इसको हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट। सबसे बात एवरीथिंग बोल दिया इसने, क्या बोल दिया भाई, एवरीथिंग। दूसरा जो एनवायरमेंट में है एवरीथिंग विच कैन बी यूज, और जो जिसका हम यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए, सेटिस्फाइड कर रही है किसको, हमारी नीड्स को, किसको, हमारी नीड्स को क्या कर रही है बेटा, वो सेटिस्फाइड कर रही है। लेकिन अब उसके बाद फिर वही 3 शर्तें आ जाएंगी, प्रोवाइडेड दैट, सबसे पहले वाली शर्त वही है टेक वाली है, और नंबर 2 कौन सी है,
नंबर 2 आपकी कौन सी है, इकोनॉमिकल वाली, कौन सी है, इकोनॉमिकल, क्या इकोनॉमिकली होना चाहिए, और तीसरे वाली कौन सी है, कल्चरल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कल्चरल। अब मैं आपको ये बता चुका हूँ, टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि माइनिंग का एग्जांपल आप दे सकते हैं, यहाँ पे कि माइनिंग तभी की जा सकती है जब मशीन अवेलेबल होंगी, टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी। नंबर 2 आप इकोनॉमिक में बता सकते हैं, जैसे किसी भी पुअर कंट्री के बारे में बता सकते हैं, मान लें कीनिया है या साउथ अफ्रीका है, जहां पे इकोनॉमी में पैसा नहीं है, तो अगर वहां पे इकोनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो माइनिंग नहीं कर पाएंगे, वो इतना ज्यादा खर्चा नहीं उठा पाएंगे। दैट्स वाई ये एक पॉवर्टी का चक्कर पड़ जाता है, और वो गरीब हमेशा गरीब ही रह जाता है। एंड थर्ड वन है बेटा कल्चरल एक्सेप्टेंस, जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते उनको हम रिसोर्सेज कभी भी नहीं बोल सकते। ये था मेन व्हाट इज रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज की डेफिनेशन में क्या आता है, और रिसोर्सेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, सबसे आगे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, दे रखा वाटर, सेकंड क्या आपका फॉरेस्ट है, थर्ड क्या बेटा आपका सोयल है, फोर्थ क्या बेटा आपका, फोर्थ आपका दे रखा है विंड दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, एनिमल्स दे रखा है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, वाटर है, फॉरेस्ट है, देखो वाटर नेचुरल है, फॉरेस्ट भी नेचुरल है, सोइल भी नेचुरल है, विंड भी नेचुरल है, एनिमल भी नेचुरल है। तो यहां से एक अपने दिमाग में अभी इमेज बनाइए कि नहीं, कि दीज आर द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर, कहां से मिलते हैं हमें, ये नेचर से, बट देर इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम, सबके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, जिसके आधार पर अब हम रिसोर्सेज को बांटने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन जो नीचे दिया गया बेटा, नीचे वाला आप पढ़ चुके हो, ये है क्या आपका टेक्निकल एसेसिबल, आप समझ गए। अगर यहाँ पे ये आपका ये एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे जो एग्जांपल है, अगर यहाँ पे ट्रक है बेटा, यहाँ पे एक ट्रक किसके रूप में, एक मशीन के रूप में आया, अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या लोड का कार्य हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सेकंड इकोनॉमिकली फिजिबल बताया, जो पुअर कंट्रीज होती हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, वो माइनिंग वगैरह नहीं कर पाती, तो उनके पास भी ये अवेलेबल नहीं होगा। नंबर थर्ड क्या बेटा, कल्चरली एक्सेप्टेबल, क्या होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल। यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो लोगों के बीच में डील हो रही है, देयर इज ए डील बिटवीन टू पीपल्स एंड द थ्री पीपल्स आर हैप्पी, इनसे सोसाइटी को इनको कोई भी परेशानी इस बात से नहीं है, और वो इस बात से बिल्कुल खुश है। तो वी कैन से दैट कि ये थ्री कंडीशन अगर पूरी होती है तो वी कैन से दैट, उसको क्या बोल सकते हैं हम, रिसोर्स से बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ह्यूमन बींग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से पढ़िएगा एक बार। यहाँ पे देयर इज ए ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन बींग्स। ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से क्या बेटा, ये इंटरलिंक। अब सबसे पहले यहाँ देखिए, बीच में जो ह्यूमन बींग्स बनाया गया है, ये किस किस चीज से कनेक्टेड है, सबसे पहले यहाँ देखिए नेचर के साथ। अब ये नेचर के साथ यहाँ से क्या प्रोवाइड करवाने वाला है बेटा, किसका इस्तेमाल करने वाला है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने वाला है। क्या लेगा बेटा, ये रिसोर्सेज लेगा। रिसोर्सेज किस हेल्प से लेगा बेटा, ये नीचे जो क्या है, टेक्नोलॉजी, इसकी हेल्प से लेगा। इसके हेल्प से क्या लेगा बेटा, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। और इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या बनाएगा, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा बेटा, इंस्टीट्यूशन का निर्माण कर देगा। अब ये तीनों चीजें कर देगा तो उसके बाद उसकी क्या होने वाली है, सबसे पहली बात तो उसकी क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो एनहेंस हो जाएगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी, एनहेंस हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। इन सब चीजों के लिए इंसान कार्य करता है, और उसके लिए उसने किस चीज का इस्तेमाल किया है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बस उस चीज का ध्यान रखना। अब ये सारा का सारा नेचर हमारे ऊपर किसके रूप में, ये गिफ्ट के रूप में मिला हमें, ये हमारा गिफ्ट है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल हो रहा है, अगर ये लिमिटेड नहीं हुआ, अगर ये लिमिटेड नहीं है, तो फिर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, एंड दैट इज नोन एज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या बोलते हैं उसको, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। यहां से मैं आपको इसके नेगेटिव इंपैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। अब अगर उसने ज्यादा से यहां से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया, लेकिन उसने नेचर को एक लिमिट से ज्यादा उसने एक्सप्लॉइट कर दिया,
फॉर एग्जाम्पल जितने पेड़ काटे जाने चाहिए थे उससे ज्यादा पेड़ों को काट दिया, जो पानी जो फ्लो जिसका जितना चलना चाहिए था उस फ्लो को रोक कर वहां पे डैम बना दिए। अब जिसकी वजह से अब जितना जो यहाँ पे मतलब फैक्ट्रीज वगैरह चल रही है उसकी वजह से उसने हीट को आगे कर दिया, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएंगी। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक कंट्री की नहीं होगी बेटा, जब हम पूरी अर्थ को एक मानेंगे तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिन प्रॉब्लम्स को आप जानते हैं क्या क्या होती हैं। जैसे होती है ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे एयर पोल्यूशन वगैरह हो जाएगा, जिसकी वजह से डिजीज वगैरह बढ़ जाएंगी। तो यहाँ से मैं आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी बताना चाह रहा हूँ कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। और इन सब चीजों के लिए ना नोट्स वोट्स की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी आपको, सीधी सी बात है, अगर फैक्ट समझ में आ रहा है, सीधी सी बात है, पहले मैंने पॉजिटिव फैक्ट को पढ़ा कि हमने यहाँ से रिसोर्सेज को उठाया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इंस्टीट्यूशंस में बना दिए, सीधी बात है, इंस्टीट्यूशन का निर्माण हो गया। दूसरी बात क्या थी, अगर मैंने रिसोर्सेज को लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिया, लिमिट से ज्यादा बढ़ाने के कारण ये गाड़ियों की मात्रा ज्यादा होगी, ये गाड़ियों की मात्रा ज्यादा होगी तो पोल्यूशन ज्यादा हो गया, पोल्यूशन ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से क्या हो गया, फिर मेरा पोल्यूशन के ज्यादा होने के कारण CO2 की मात्रा क्या होगी, इंक्रीज होगी, उससे क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, नंबर वन। नंबर टू, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ओजोन की परत वो क्या होगी, डिप्लेट होगी, वो डिप्लेट होने के कारण वहां से अल्ट्रावायलेट पृथ्वी पर आने लगी, उसकी वजह से क्या फैल गई, डिजीज फैल गई। तो सब चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है बेटा, और इन्हीं के ऊपर हमेशा हर साल एनवायरमेंट के ऊपर कोई ना कोई मीटिंग होती रहती है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी किस चीज की है बेटा, इन्वायरमेंटल डिप्लेशन की ही सबसे मेन परेशानी है। अब आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट आता है बेटा, अभी रिसोर्सेज दिखा रहे हैं यहाँ पे कुछ, जैसे आज के टाइम में अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो आज के टाइम पर ज्यादा रिसोर्स क्या हो गए हमारे, जैसे हमारे क्या हो गए, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये मोबाइल फोन्स है, यहाँ पे मोबाइल फोन आ गए, ये एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे कोई इंजीनियर कार्य कर रहा है, यहाँ पे कोई मिलिट्री मैन है, तो इस रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। अब आगे चलते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जो आता है रिसोर्सेज का। देखो अब रिसोर्सेज को टू टाइप्स में बांटा गया है, सबसे पहले क्या है बेटा, नेचुरल, और सेकंड क्या है बेटा, ह्यूमन। नेचुरल में क्या आता है, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। कौन कौन से आते हैं, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। सबसे पहले देखो रेन्यूएबल कौन से होते हैं, रेन्यूएबल, रेन्यूएबल वो होते हैं जिनको हम, जो प्लेंटी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, प्लेंटी होते हैं, और जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, इनको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बेटा रेन्यूएबल। क्या बोलते हैं बेटा, रेन्यूएबल। ये दो तरह के होते हैं, वो तो नीचे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो क्या होता है बेटा, कॉन्टिन्यूस होते हैं, जो फ्लो वाले होते हैं, जैसे विंड हो गया, विंड के साथ साथ वाटर हो गया, कंटिन्यूस फ्लो हो गया। और नीचे दूसरे क्या होते हैं बेटा, बायोलॉजिकल होते हैं। क्या होते हैं, बायोलॉजिकल में क्या आते हैं, जैसे नेचुरल वेजिटेशन हो गया ना, ये कौन सा है, नेचुरल वेजिटेशन है, ये कौन सा, वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ के अंदर क्या आते हैं बेटा, हमारे एनिमल्स वगैरह आ जाते हैं। और यहाँ पे क्या आते हैं हमारे, यहाँ पे फॉरेस्ट आ जाते हैं। देखो टाइम तो इसमें भी लगता है, ऐसी बात नहीं कि एकदम से, टाइम तो इसमें भी लगता है, लेकिन इनको दोबारा रिप्लेनिश किया जा सकता है। इतना ज्यादा टाइम लगता है कि लाखों मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, इतना ज्यादा नहीं लगता, लेकिन इनको किया जा सकता है। तो ये आते हैं बायोलॉजिकल के अंदर। अब दूसरे नॉन रेन्यूएबल। अब नॉन रेन्यूएबल क्या आएंगे बेटा, ऐसे होते हैं जो रेन्यूएबल में ऐसे होते हैं जो प्लेंटी मात्रा में नहीं है बेटा, इसमें नहीं है, नॉट इन प्लेंटी अमाउंट, प्लेंटी अमाउंट में नहीं है। और दूसरी बात क्या है बेटा, और कैन नॉट रिप्लेनिश, कैन नॉट रिप्लेनिश, उनको क्या नहीं किया जा सकता बेटा, रिप्लेनिश्ड नहीं किया जा सकता। ये हमारे आते हैं नॉन रेन्यूएबल। और इसके अंदर यहाँ पे गलत दिया गया है, यहाँ से जो नॉन रेन्यूएबल है बेटा, ये यहाँ से है, एक तो आता है यहाँ पे ये मेटल वाला है, और इसी का दूसरा यहाँ पे आता है बेटा आपका ये नॉन रिसाइकेबल आता है। इनमें एक होता है रिसाइकेबल, जिसका हम रिसाइकल कर सकते हैं लेकिन रिप्लेनिश नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना है। रिसाइकेबल में और रिप्लेनिश्ड में दिन रात का अंतर है बेटा। देखो रिसाइकल का मतलब तो जो हमारे पास है उसी को रिसाइकल करना, और रिप्लेनिश का मतलब है एक था वो तो खत्म हो गया और उसकी जगह दूसरा लेके आना, उसको रिप्लेनिश्ड बोलते हैं। तो ये हमारा नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारा क्या आएगा बेटा, नॉन रिसाइकल क्या आएंगे, फोसिल फ्यूल। जो हमारे फोसिल फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोलियम हो गया, या इसके एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे, पेट्रोलियम हो गया या फिर कोयल हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल आ जाएंगे। और रिसाइकल में सारी मेटल, गोल्ड, सिल्वर वगैरह ये सारी मेटल्स आ जाएंगी। अब ऊपर आता है बेटा स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन रिसोर्सेज में। अब देखो स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन में मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे आते हैं जैसे स्कूल हो गया,
या यहाँ पे क्या हो गया, पार्क हो गया, या पार्क के अलावा क्या है, चर्च होगी, चर्च के अलावा क्या हो गया बेटा, यहाँ पे जैसे जहाँ पे मतलब सारे की सारी कम्युनिटी जा सकती है, उसको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। और क्वांटिटी एंड क्वालिटी में भी जैसे यहाँ पे आते हैं स्कूल्स वगैरह आते हैं आपके ना, जहाँ पे स्कूल्स में क्वांटिटी भी होती है और वहाँ पे उनको क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है, पढ़ाया जाता है। क्यों क्वालिटी क्यों प्रोवाइड करवानी है, स्किल्स के लिए, ताकि इसको क्या बनाया जा सके, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनाया जा सके, अच्छा इंजीनियर बनाया जा सके, अच्छा डॉक्टर बनाया जा सके। तो ये सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। अब इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट, रिसोर्सेज एक नेचुरल है और एक क्या बेटा ह्यूमन है। देखो वही बात आई है, नेचुरल में क्या होते हैं, रेन्यूएबल है बेटा, और दूसरे कौन से, नॉन रेन्यूएबल है। नीचे क्या कंटीन्यूअस फ्लो वाले हैं, बायोलॉजिकल में यही आ गया आपके, एक तरफ एनिमल्स, एक तरफ क्या बेटा, एक वेजिटेशन है, एक तरफ वाइल्ड लाइफ है। एक रिसाइक्लेबल है मेटल्स वाली और दूसरी फॉसिल फ्यूल्स है। यहाँ पे स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है और दूसरी तरफ क्वालिटी एंड क्वालिटी में बच्चे स्कूल के एग्जाम्पल दिया गया है। अब आगे देखिए, अब आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द एग्जॉस्टिबिलिटी, किसके ऊपर है बेटा, एग्जॉस्टिबिलिटी। देखिए देखते हैं इसके ऊपर भी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक रिसोर्सेज, कौन से, बायोटिक। देखो बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे होते हैं बेटा, ये इन कैसे लिखना है, फाउंड इन नेचर। देखो दोनों मिलते नेचर में, बायोटिक भी और नॉन बायोटिक भी, ये भी वही मिलेगा और ये भी वही मिलेगा, लेकिन फर्क क्या है, इनमें से एक तो मिलेगा क्या, लिविंग, और दूसरा क्या मिलेगा मेरे को, नॉन लिविंग। दूसरा क्या होगा मेरा, नॉन लिविंग होगा। अब आप अलग से दे सकते हैं, अब कैसे बोलेंगे आप, बायोटिक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द नेचर बट इन द लिविंग फॉर्म आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज, एंड द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द नेचर बट दे हैव नो लाइफ, सो दे आर कॉल्ड एज अबायोटिक रिसोर्सेज। मोबाइल फोन और कीपैड बोल दो, और इस साइड कोई भी एनिमल का नाम फिश हो गया, या फिर लायन हो गया, या डियर हो गया, या किसी प्लांट हो गया, टोटोइल हो गया, सारे के सारे टोटोइज हो गए, सारे क्या होते हैं बेटे आपके बायोटिक होते हैं। तो ओरिजिन के हिसाब से क्या मिलेंगे, बायोटिक और अबायोटिक होते हैं। ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में कौन से होते हैं, एक तो होता है रेन्यूएबल, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आपको, और एक दूसरा कौन सा है बेटा, नॉन रेन्यूएबल है। देखो रेन्यूएबल में क्या था, रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, ये ध्यान रखना, एक तो फिजिकल बोला है और एक क्या बोला है, केमिकल प्रोसेस बोला है। इसका मतलब क्या है, केमिकल के द्वारा भी तैयार किया जा सकता है और फिजिकल के द्वारा भी। जैसे विंड एनर्जी, यहाँ पे ये रोटेट कर, कौन सा फिजिकल प्रोसेस चल रहा है बेटा। यहाँ पे क्या है, ये सन है बेटा, ये क्या है, यहाँ देखो ये क्या है। अब किसी लेबोरेटरी में मान ले सोलर एनर्जी है, ये भी अब एनर्जी ये भी प्रोड्यूस की जा सकती है। अब किसी मान ले कोई भी आप लेबोरेटरी वगैरह में कोई केमिकल का इस्तेमाल करके किस चीज को बनाते हैं, रिसाइकल हो रहा है, उसको कहाँ बोलेंगे हम, केमिकल से तैयार किया गया है। नेक्स्ट आता है बेटा नॉन रिन्यूएबल, दीज ऑक्यूर वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। देखो टाइम तो है, लेकिन कौन सा, जियोलॉजिकल टाइम बहुत लंबा होता है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल आर सच रिसोर्सेज होते हैं, टेक मिलियंस ऑफ ईयर, कितना टाइम ले लेते हैं बेटा, टेक मिलियंस ऑफ ईयर ले सकते हैं। और मिलियंस ऑफ ईयर के साथ अगर जियोलॉजिकल लगाओगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छा वर्ड है जियोलॉजिकल टाइम में, किसमें जियोलॉजिकल टाइम लेते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर टू बी फॉर्मेशन, दीज आर नोन एज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज उनको बोलेंगे। तो आई थिंक जिसमें क्या आते हैं, पेट्रोल आ गया, यहाँ पे कुछ आपके ये आपके पेट्रोल ऑयल वगैरह आ गया, यहाँ पे कुछ डायमंड वगैरह जो नीचे से आप मिलते हैं बेटा, वेरी हाई प्रेशर पे जहाँ के डायमंड बनता है, इनको बोलते हैं बेटा नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब आगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे, इंडिविजुअल है तो एक व्यक्ति का, दीज आर ओन्ड बाय प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, फ्लैट फार्म प्लॉट हो गया। और दूसरा कौन सा है, दीज आर रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू द कम्युनिटी, एक कम्युनिटी होगी, जैसे हम पार्क में जाते हैं पूरी कम्युनिटी का है, हमारा पिकनिक का स्पॉट है, या कोई सिविल हॉस्पिटल है, या कोई पब्लिक पार्क्स हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा आपके कम्युनिटी के रिसोर्सेज होते हैं।